नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। टीडी न्यूज आप देख रहे हैं और खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। अगले आधा घंटे में हम जानेंगे देश दुनिया से जुड़ी तमाम छोटी और बड़ी खबरें। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज अल्जीरिया, मॉरिटानिया और मलावी की 7 दिन की राजकीय यात्रा पर होंगी रवाना। अल्जीरिया में भारतीय समुदाय को करेंगी संबोधित। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों पर हुए हमले की 40 देशों ने की निंदा। यूनिफिल ने इजरायली सेना पर जानबूझकर उसके ठिकानों पर गोलीबारी करने का लगाया आरोप। उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर दिल्ली में भाजपा की बैठक आज। 10 सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम पर होगा मंथन। और भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज 3-0 से की अपने नाम। T20 में पहली बार बनाया दूसरा सबसे बड़ा स्कोर। वहीं महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत और ऑस्ट्रेलिया होंगे आमने सामने। तो ये थी सुर्खियां और सुर्खियों के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे। और सबसे पहले खबर बाबा सिद्दीकी हत्याकांड की। दरअसल जानकारी के अनुसार मुंबई पुलिस ने इस मामले में अभी तक 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों में से एक का नाम गुरमैल बलजीत सिंह है जो हरियाणा का रहने वाला है, जबकि दूसरे का नाम धर्मराज राजेश कश्यप है जो कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। फिलहाल आरोपियों से अभी पूछताछ चल रही है। वहीं पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने बाबा सिद्दीकी के घर और दफ्तर की रेकी की थी। आरोपी 1.5 से 2 महीने से मुंबई में थे और उन पर नजर रख रहे थे। वहीं तीसरे आरोपी की अगर बात करें तो फिलहाल अभी फरार है और उसकी तलाश जारी है और क्राइम ब्रांच की कई टीमें उसकी तलाश में जुटी हुई हैं। तो वहीं मुंबई के कूपर अस्पताल में बाबा सिद्दीकी के शव का पोस्टमार्टम भी किया जा रहा है। एनसीपी अजित पवार गुट के नेता बाबा सिद्दीकी की कल रात बांद्रा ईस्ट इलाके में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। डॉक्टरों के अनुसार सिद्दीकी के सीने पर गोलियों के 2 घाव हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। तो आपको बता दें कि फिलहाल इस पूरे मामले में मुंबई पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और तीसरे की तलाश की जा रही है। और वहीं दोनों आरोपियों के नाम भी इस वक्त सामने आ चुके हैं और दोनों आरोपियों की फिलहाल तलाश इस वक्त की जा रही है। कई सारे सवाल उनसे किए जा रहे हैं। दोनों आरोपियों की अगर हम बात करें तो एक है गुरमैल बलजीत सिंह जो कि हरियाणा का रहने वाला है और दूसरा धर्मराज राजेश कश्यप जो कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। फिलहाल दोनों आरोपियों से पूछताछ की जा रही है कि आखिर उनका मकसद को लेकर के और कब से वो इसकी फिराक में थे। इन तमाम चीज़ों को लेकर पूछताछ उनसे चल रही है। इसी पर ताज़ा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे संवाददाता शिशिर शैलार इस वक्त जुड़ रहे हैं। मुंबई से सीधा उन्हीं का रुख करेंगे। शिशिर, जिस तरीके से ये पूरा मामला इस वक्त सामने आया है, दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और तीसरे की तलाश की जा रही है। फिलहाल क्राइम ब्रांच की टीम जो है दोनों आरोपियों से पूछताछ कर रही है। आपके पास क्या कुछ अपडेट्स हैं? बिल्कुल, जो मैसेज अभी इस वक्त मुंबई पुलिस और क्राइम ब्रांच से हमें प्राप्त हुआ इसके अनुसार जो 2 आरोपी हैं उनसे देर रात तक जो है पूछताछ की गई इस केस के बारे में। और साथ ही साथ जो तीसरा जो आरोपी है जो कि फरार है उसके बारे में क्राइम ब्रांच इस वक्त इन्वेस्टिगेशन कर रही है। तक क्राइम ब्रांच की कुछ टीम्स जो है वो मुंबई से बाहर जा चुकी है इन्वेस्टिगेशन के लिए। साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि शायद इसमें एक चौथा इंसान भी शामिल हो सकता है, हालांकि इसके बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं है। अभी तक जो जानकारी प्राप्त हुई उसके अनुसार जो मुंबई पुलिस ने आधिकारिक जानकारी दी उसके अनुसार जो है 3 लोग जो है इसमें शामिल बताए गए थे, जिसमें से 2 लोगों की पहचान हो चुकी है जिसके बारे में इन्वेस्टिगेशन चल रहा है और तीसरे की शिनाख्त पुलिस इस वक्त कर रही है और जिसके लिए क्राइम ब्रांच की टीम जो है मुंबई से बाहर भी जा चुकी है। अब इसके पीछे मोटिव क्या है, कौन इसके पीछे है, मास्टरमाइंड कौन है, इस पूरी घटना की वारदात के बारे में जानकारी जो इस वक्त क्राइम ब्रांच अलग अलग सोर्सेज के जरिए जुटा रही है। कई सारे कयास इसमें लगाए जा रहे हैं, लेकिन क्या ये प्रोफेशनल राइवलरी थी या फिर एक पर्सनल इशू था, इस बारे में अब तक कोई पुख्ता जानकारी हमें प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन जो जानकारी इस वक्त प्राप्त हुई है उसके अनुसार हालांकि अब इस वक्त जो है बाबा सिद्दीकी का जो शव है वो कूपर अस्पताल ले गया गया है। वहाँ पर उनके पोस्टमार्टम किया जाएगा। पोस्टमार्टम करने के बाद उनका, मेरे पीछे जो आप ये बिल्डिंग देख रहे हैं मकबा हाइट्स ही है उनका निवास स्थान है, यहाँ पर उनको लाया जाएगा और तकरीबन शाम को 7 बजे जो है
नमाज जनाजा पढ़ा जाएगा। उसके बाद जो है कब्रिस्तान उनको दक्षिण मुंबई का जो बड़ा कब्रिस्तान है वहाँ पे उनको दफनाया जाएगा। ये जानकारी हमें इस वक्त मिल रही है। जी कृतिका। जिस तरीके से अगर हम तीसरे आरोपी की बात करें तो क्या तीसरे आरोपी के बारे में किसी प्रकार की कोई जानकारी मिल पाई है कि आखिर उसका नाम क्या है और कहाँ का वो रहने वाला था? साथ ही जो इस हत्याकांड को जब अंजाम दिया गया इससे पहले किस तरीके की तैयारी, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये जो दोनों आरोपी जिन्हें गिरफ्तार किया गया है ये दोनों आरोपी पिछले 1.5 से 2 महीने से मुंबई के अंदर थे और लगातार रैकी कर रहे थे। साथ ही धमकी भी बाबा सिद्दीकी को मिली थी। बिल्कुल, हालांकि ये पूरी जानकारी जो इस वक्त मिल पा रही है उसकी जो आधिकारिक पुष्टि नहीं है, लेकिन जो जानकारी इस वक्त डोमेन में है वो ये कही जा रही है कि तीसरा व्यक्ति भी इसमें जो है शामिल था। और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी की जो पूरी दिनचर्या है उस पर भी जो है नज़र रखी जा रही थी इनके ज़रिए। साथ ही साथ जैसे आपने कहा कि तीसरा आरोप इस वक्त हालांकि उसकी जाँच पुलिस द्वारा की जा रही, तफ्तीश की जा रही कि आखिर तीसरा आरोपी है क्या, लेकिन जिस प्रकार से जो 2 आरोपी कल पुलिस द्वारा पकड़े गए हैं, पुलिस काफ़ी आश्वस्त है कि जल्द से जल्द जो तीसरा आरोपी भी पकड़ा जाएगा, उसकी शिनाख्त भी की जाएगी। जी शिशिर, अभी तक अगर देखा जाए तो लॉरेंस गैंग का नाम भी कई जगह पर कहा जा रहा है कि वहां से भी कहीं ना कहीं कोई ताल्लुक हो सकता है। इसको लेकर के क्या कुछ पुख्ता जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए अलग अलग डॉट्स जोड़ने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई का नाम भी इसमें इस वक्त जो है मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आ रहा है। इसके पीछे का कारण बताता हूँ कि अगर बात करें बाबा सिद्दीकी की और सलमान खान के, दोनों घनिष्ठ संबंध है। कुछ ही दिनों पहले जो है सलमान खान को जो है उनके घर पे जो है गोलीबारी की गई थी और इसीलिए जो है जो प्रमुख कारण पर अगर देखा जाएगा तो जिस प्रकार से सलमान खान पे जो गोलीबारी की गई थी उसमें लॉरेंस बिश्नोई गैंग का जो है नाम सामने आया था। हालांकि अब ये भी इसलिए मैंने कहा कि कई डॉट्स जोड़े जाने के यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं, क्या पीछे का मोटिव है, कौन शामिल हो सकता है। तो ऐसे में जिस प्रकार से सलमान खान और बाबा सिद्दीकी की घनिष्ठ मित्रता थी, तो क्या ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग का काम है या नहीं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन इस बारे में जो है जैसे मैंने कहा कि अलग अलग डॉट्स है, अलग अलग एंगल्स है जिस पर पुलिस इस वक्त तफ्तीश कर रही है। जी अभी फिलहाल अब आगे किस तरीके की कार्रवाई की जाएगी आगे मुंबई पुलिस की तरफ से? और क्योंकि पोस्टमार्टम के लिए भी अभी फिलहाल पोस्टमार्टम उनका चल रहा है। बिल्कुल, देखिए हालांकि इस वक्त जो है उनका पोस्टमार्टम कूपर अस्पताल में जो है चल रहा है। देर रात को जो है लीलावती अस्पताल में उनको भर्ती किया गया था। उसके बाद आज सुबह जो है कूपर अस्पताल में उनको ले जाया गया है पोस्टमार्टम के लिए। और हालांकि कल जो एक फॉरेंसिक टीम जो है वो भी क्राइम स्पॉट पर थी। उन्होंने इसके पूरे घटना के बारे में जो एविडेंसेस है वो क्राइम फॉरेंसिक टीम ने इस बारे में कलेक्ट किए हैं। वो भी जानकारी जो है पुलिस को आगे तफ्तीश में काफ़ी काम अगर देखा जाए तो महत्वपूर्ण होगी। साथ ही साथ जैसे मैंने कहा कि क्राइम ब्रांच की टीम इस वक्त जो है मुंबई से बाहर जा चुकी है। मतलब कुछ लीड्स हम कह सकते हैं कि पुलिस के पास जरूर हो सकते हैं या फिर इस पूरी घटना की तफ्तीश के लिए कुछ जानकारी उनके पास हो सकती है। शायद इसीलिए पुलिस जो है अलग अलग जगह पर जा रही है, पुलिस की टीम्स अलग अलग जगह पर जा रही है। जो तीसरा आरोपी है उसकी भी जो है शिनाख्त की जाएगी यहाँ पर। और साथ ही साथ कौन इसके पीछे होगा, किसका मोटिव है, कौन मास्टरमाइंड है, ये सभी जानने का प्रयास पुलिस इस वक्त कर रही है। जी आशीष, जो दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया उनसे पूछताछ में कल रात भी कई सारे सवाल किए गए होंगे, तो इस बीच में क्या इस प्रकार की कोई जानकारी मिल पाई कि आखिर उन्हें पिस्टल कहाँ से मिली और किस तरीके की उन्होंने पूरी प्लानिंग बनाई? इसको लेकर किसी प्रकार की कोई जानकारी, अपडेट्स मिल पाए हैं अभी तक? देखिए इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। गन शॉट जो है वो 6 राउंड फायर किए गए थे। गोली के जो शेल्स है वो वहाँ पर मिले थे, लेकिन गोली कहाँ से आई, पिस्तौल कहाँ से जो है इन आरोपियों को मिली, इस बारे में अब तक कोई पुख्ता जानकारी सामने नहीं आई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात इसमें ये भी है कि जिस प्रकार से हमने देखा कि रात से लेके हालांकि ये पूरी जो है पुलिस ने तफ्तीश शुरू की है, देर रात तक जो है इस पूरे बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास पुलिस कर रही है। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि जो प्राथमिक जानकारी शायद पुलिस के पास आ चुकी है और इसीलिए उसी तर्ज पर जो है इस वक्त जो है तफ्तीश इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई जाएगी। जहाँ तक बात करें, अपनी एक बात बताई थी कि कुछ दिनों पहले जो है उनको जो है एक थेफ्ट भी आया था, तो उसके बारे में अगर बात करें तो जाहिर सी बात है कि 2 चीज़ें इसमें महत्वपूर्ण है। पहली बात तो ये
कि अगर इस प्रकार से अगर कोई थेफ्ट आया है तो क्या पुलिस ने इसके बारे में कोई जांच और छानबीन की है नहीं, ये सबसे महत्वपूर्ण, जो कि अब तक पुलिस के जरिए अब तक कोई सामने बात नहीं आई है। बिल्कुल ठीक है शिशिर, आपके पास वापस आएंगे। इसी बीच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं प्रदीप भंडारी, उन्होंने बाबा सिद्दीकी की हत्या पर दुख व्यक्त किया है और क्या कुछ कहा है एक बार वो अपने दर्शकों को सुना देते हैं। वापस आपका रुख करते हो। फिर जो भी आरोपी है वो बख्शा नहीं जाएगा, इस पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। बाबा सिद्दीकी जी एक बड़े नेता थे और महाराष्ट्र के अंदर एनडीए शासन के अंदर कोई भी हत्या करके कानून से बच नहीं सकता। अगर आप एक चीज़ देखेंगे कि विद इन मिनट्स ऑफ क्राइम द पुलिस केम इनटू एक्शन, पुलिस ने इस पर तुरंत एक स्पेशल टीम बनाई, आरोपियों को पकड़ा और खुद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने कहा है कि वो पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर कर रहे हैं। ड्यू प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से आरोपियों को सज़ा भी दी जाएगी। हम इसमें राजनीति नहीं करना चाहते और ये आश्वस्त करना चाहते हैं महाराष्ट्र की जनता को कि आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ा जा चुका है और जो भी इसका मास्टरमाइंड होगा वो सिर्फ और सिर्फ जेल के सलाखों के पीछे होगा। तो प्रदीप भंडारी को आप सुन रहे थे, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो भी इसका मास्टरमाइंड है पूरी कार्रवाई होगी और उसे जेल के पीछे जरूर भेजा जाएगा। महाराष्ट्र में जांच होगी इस पूरे मामले को लेकर के। हमारे संवाददाता शिशिर शेलार लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, महाराष्ट्र में इस वक्त मौजूद हैं। शिशिर, इस वक्त जहां पर आप मौजूद है वहां पर लगातार जांच और छानबीन की जा रही होगी, एक बार वहां की तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखा दीजिए। बिल्कुल, आप ये तस्वीर देख पाएंगे उनके घर के इस वक्त में सामने खड़ा हूँ। बैंड्रा में उनका ये घर है, मकबा हाइट्स। जो है पुलिस उस वक्त यहाँ पर जो है बैरिकेडिंग कर रही है, जो कि ये पूरा एक इलाका है जहाँ से एक रूट जो है बंद कर दिया गया है, दूसरे रूट पर इस वक्त जो है पुलिस ने बैरिकेडिंग की है। जैसे मैंने कहा कि इस वक्त जो उनका शव जो है वो कूपर अस्पताल में रखा गया है और कूपर अस्पताल के बाद जो है मकबा हाइट्स जो है यहाँ पर जो है उनका शव लाया जाएगा। और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि दिन भर जो है उनको यहाँ पर रखा जाएगा। जो उनके परिजन है, दोस्त है, वो उनसे जो है यहाँ पर घर पे आने वाले हैं। साथ ही साथ हमने देखा कल रात से लगातार तांता लगा था जो बड़ी हस्तियाँ थी। क्योंकि बात करें अगर बाबा सिद्दीकी की, तो बाबा सिद्दीकी का सिर्फ राजनीति से संबंध नहीं था, बल्कि अगर हम बात करें तो भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से भी उनकी संबंध काफ़ी अच्छे थे। फिर चाहे हम बात करें संजय दत्त, सलमान खान जैसे बड़े नाम जो है वो दादा से बाबा सिद्दीकी के दोस्त थे। और इसीलिए हमने देखा कि कल जैसे ही ये बात जो है सामने आई तो हमने देखा कि अस्पताल में संजय दत्त हो या फिर हम बात करें सलमान खान जो है अस्पताल पहुंच गए थे। हालांकि अब जैसे मैंने कहा कि पूरा दिन जो है काफ़ी व्यस्त होगा। बाबा सिद्दीकी का शव जो उनके घर पे लाया जाएगा और शाम को जैसे मैंने कहा कि नमाज जनाजा पढ़ा जाएगा। उसके बाद जो है जो बड़ा कब्रिस्तान है वहां पे उनको दफनाने के लिए ले जाया जाएगा। जी शिशिर, जिन दोनों आरोपियों को इस वक्त गिरफ्तार किया गया, जिनसे पूछताछ की जा रही है, बताया जा रहा है कि उनमें से एक आरोपी हरियाणा का है और दूसरा उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। क्या इसके अलावा और कुछ उन दोनों आरोपियों के बारे में पता चला है कि वो कहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं और किसी गैंग से क्या वो जुड़े हुए हैं या उनका कामकाज क्या है? क्या इस बारे में किसी प्रकार का अपडेट अभी तक मिल पाया है पुलिस की तरफ से? नहीं, देखिए पुलिस की तरफ से जानकारी जो प्राप्त हुई है इस वक्त, जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है उसके अनुसार अगर देखो शायद गुरनेल सिंह जो है 23 साल की उनकी उम्र है, वो हरियाणा से है। और दूसरे आरोपी जो है वो धर्मराज कश्यप जो कि 19 साल से जो है उत्तर प्रदेश है। ये जानकारी इस वक्त ऑफिशियली पुलिस द्वारा साझा की गई है। कल रात को जो है जैसे ही वारदात घटी उसके बाद पुलिस ने जो उनको हिरासत में लिया था बैंड्रा इलाके में। और उसके बाद जो तीसरा आरोपी जो फरार था उसके बारे में जो है तफ्तीश इस वक्त जारी है। और जैसे मैंने पहले कहा कि जो तीसरा आरोपी है उसके बारे में भी जो है पुलिस ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन जुटाने का प्रयास इस वक्त कर रही है। जिस प्रकार से पुलिस की टीम इस वक्त महाराष्ट्र से बाहर क्राइम ब्रांच की गई है, शायद ये कहा जा सकता है कि पुलिस जो है शायद इसमें कोई लीड उनको मिला हो या इन्फॉर्मेशन मिली हो, जिसकी वजह से ये तफ्तीश जो है सिर्फ मुंबई में नहीं बल्कि मुंबई के बाहर भी की जा रही है क्राइम ब्रांच के जरिए। मुंबई पुलिस की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि ये काम करने के लिए आरोपियों को पैसे दिए गए थे, यानी कि सुपारी किलिंग का ये पूरा मामला मुंबई पुलिस की तरफ से कहा जा रहा है। और तीसरा आरोपी की तलाश अभी की जा रही है। उम्मीद है कि जल्द ही तीसरा आरोपी भी गिरफ्त में होगा। तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि कहीं ना कहीं से इस चीज के ऑर्डर आए थे? देखिए मोडस ऑपरेंडी अगर देखा जाए इस पूरे वारदात में अगर देखा जाए तो जो दो आरोपी थे
सबसे पहले तो क्या उनके पीछे का मोटिव था, उन्होंने इन आरोपों के किन लोगों ने पैसे दिए थे, कोई गैंग इसमें इन्वॉल्व है कि नहीं, ये सभी चीज़ें जो है खंगाली जाएगी। क्योंकि कल अगर बात करें तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री का एक बयान सामने आया था, उन्होंने स्पष्ट रूप से पुलिस को हिदायत दी थी कि मुंबई में फिर से गैंगवार जो है आगे नहीं बढ़ना चाहिए। उसके पीछे कारण भी है, क्योंकि अगर मुंबई की बात करें तो मुंबई में 70, 80 और 90 का दशक अगर देखा जाए तो मुंबई में गैंगवार की काफ़ी घटनाएं हुई, काफ़ी सारे गैंग मुंबई में सक्रिय थे। लेकिन उसके बाद मुंबई पुलिस ने जो है इस पर शिकंजा कसा था। उसके बाद 90 के दशक के आखिर में देखा कि मुंबई से जो है गैंगवार पूरी तरह से नष्ट हो चुका था। लेकिन अब जो ये वारदात घटी है मुंबई में, और ख़ास तौर पर मुंबई के उस इलाके में जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण इलाका माना जाता है, मुंबई बांद्रा का इलाका, जो कि काफ़ी वीवीआईपी इलाका भी माना जाता है, जहां पर ये पूरी जो है वारदात घटी थी। कल रात जब बाबा सिद्दीकी अपने बेटे के जनसंपर्क कार्यालय से बाहर निकले तब ये वारदात घटी थी। बांद्रा ईस्ट का इलाका है, निर्मल नगर का, कुछ ही दूरी पर वहाँ पर अगर देखा जाए मातोश्री यानी उद्धव ठाकरे का घर भी है, साथ ही साथ जो प्रमुख जो वीवीआईपी लोग हैं वो भी आसपास में रहते हैं। तो ऐसे में एक सदन इलाका माना जाता है जहाँ पर ये वारदात हुई। तो ऐसे में जिस प्रकार से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, इसका मतलब काफ़ी स्पष्ट है कि बाबा सिद्दीकी के ऊपर जो है वो एक टेल रखा गया था, जो कहाँ पर जाते हैं इसकी पूरी जानकारी शायद जो आरोपी थे उनके पास थी, और इसीलिए सिर्फ 2 आरोपी ने ये काम नहीं किया। अगर जिस प्रकार से मोडस ऑपरेंडी है तो ये कहा जा सकता है कि उसमें और लोग भी शामिल है। लेकिन अगर और लोग शामिल है तो किस गैंग से है, ये भी जांच का बहुत बड़ा विषय है, या फिर कहां से उनको जो है ये सुपारी मिली थी मारने के लिए, ये भी एक जांच का विषय है। तो इन सभी मुद्दों पर अभी स्पष्टता नहीं है। हालांकि सभी अगर बात करें जो गैंग के नाम सामने आ रही है तो सब मीडिया रिपोर्ट्स है, लेकिन पुलिस ने इस बारे में अब तक कोई पुख्ता जानकारी नहीं दी है। चलिए ठीक है शिशिर, आप लगातार बने रहिए क्योंकि एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ बुलेटिन मुझे रुकना होगा, और ब्रेक के बाद वापस आपका रुक करूँगी क्योंकि सवाल इस पूरे मामले पे अभी कई सारे हैं, तो आपके पास वापस आऊंगे। लेकिन इसी बीच रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का, और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा की, और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का, खबरों में आगे बढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले जिस तरीके से पूरा मामला महाराष्ट्र से सामने आया है, जहां पर शिशिर शेलार इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, जिस तरीके से बाबा सिद्दीकी की मौत हुई है, उनकी हत्या की गई, और इस पूरे मामले में फिलहाल मुंबई पुलिस जो है वो लगातार जांच कर रही है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और तीसरे आरोपी की तलाश मुंबई पुलिस इस वक्त कर रही है। शिशिर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शिशिर, अगर देखा जाए तो 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन अभी तक ये सामने नहीं आया है कि आखिर ये दोनों आरोपी जो हैं क्या किसी गैंग से ताल्लुक रखते हैं, या इन्हें जो पैसे दिए गए वो किसकी तरफ से दिए गए, इस पर अभी कोई भी चीज़ सामने नहीं आई है। बिल्कुल, हालांकि सबसे प्रमुख कुछ सवाल होंगे मुंबई पुलिस के सामने, जिनका इस वक्त जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। हालांकि पहली सफलता उनको मिली है, 2 आरोपी जो है पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, तो ऐसे में पुलिस उनसे ये सभी जानकारी निकालने का प्रयास करेगी। लेकिन सिर्फ अगर देखा जाए तो ये प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन होगा। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इस वक्त कोई आधिकारिक बयान या आधिकारिक पुष्टि जो है पुलिस की तरफ से नहीं दी गई है। जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है वो यही है कि सिर्फ 2 आरोपी को जो है अब तक पुलिस ने हिरासत में लिया है, उनको आज जो है कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा, और साथ ही साथ उनकी आइडेंटिटी जो है वो पुलिस ने रिवील की है। लेकिन क्या इसमें कुछ और लोग शामिल है, पहला सवाल पुलिस का ये रहेगा। दूसरी बात कि क्या ये लोग किसी गैंग से ताल्लुक़ रखते हैं, ये भी कुछ सवाल पुलिस के द्वारा जो है पेश किए जाएंगे। और साथ ही साथ किस प्रकार से इस पूरे घटना को जो है अंजाम दिया गया, किस प्रकार से मोडस ऑपरेंडी थी, जो उनके पास वेपन्स थे वो वेपन्स कहाँ से आए थे, जहाँ से हमने बात की कि अगर उसे सुपारी किलिंग है तो पैसे कहाँ से आए थे। तो ये सभी सवाल जो है पुलिस अपनी पूरी तफ्तीश जब करेगी तो उसमें जो है इस पूरे प्रकरण के बारे में जो इन्फॉर्मेशन वो कलेक्ट करने का प्रयास पुलिस द्वारा किया जाएगा। जी कृतिका, अगर देखा जाए तो बाबा सिद्दीकी को लगभग 15 दिन पहले ही धमकी भी मिली थी, क्या उसके बावजूद भी किसी प्रकार कोई कार्रवाई नहीं की गई धमकी मिलने के बाद में?
देखिए, जो इन्फॉर्मेशन अभी सामने आ रही है वो ये कहा जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी को 15 दिन पहले जो है वो थ्रेट एक मिला था। हालांकि इस बारे में पुलिस के द्वारा अब तक कोई इन्फॉर्मेशन साझा नहीं की गई है। क्या उनको सिक्योरिटी प्रदान की गई? जो उनके बेटे थे, जो कि यहाँ से मौजूदा विधायक भी है, उनको भी सिक्योरिटी जो है यहाँ पर मुहैया किया गया था। इसके बावजूद हालांकि ये घटना जिस प्रकार से घटती है तो इसके पीछे कई सारे सवालिया निशान खड़े होते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि घनिष्ठ मित्र था सलमान खान के साथ ही। सलमान खान को जब उनके एक आवास पर जब गोली चलाई गई तो उसके बारे में भी जो है पुलिस ने जो है तफ्तीश शुरू की थी कि क्या इसके पीछे कौन हो सकता है। तभी भी अगर देखा जाए तो बिश्नोई गैंग का नाम सामने आया था। तो ऐसे में अब जबकि बाबा सिद्दीकी को जब ये थ्रेट मिला था तो पुलिस ने इस बारे में क्या जांच की है और अगर थ्रेट मिला तो किस प्रकार से जो है कहां से ये थ्रेट आया था, क्या इस बारे में भी पुलिस ने जो है इन्वेस्टिगेशन किया है या नहीं, ये सभी जानकारी जो है इस पर बड़ा सवाल है। जो कि पुलिस इस वक्त इस जांच पर जुटी है कि आरोपी कौन है, किस प्रकार से इस पूरे वारदात को अंजाम दिया था। तो ऐसे में ये आधिकारिक जानकारी अब पुलिस के द्वारा ही साझा की जाएगी कि किस प्रकार से पुलिस ने अगर उनको थ्रेट मिला था तो उसमें क्या कार्रवाई की गई थी और आने वाले समय में लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन पुलिस का क्या होगा। चलिए ठीक है शिशिर, आप लगातार बने रहिए, आपके पास वापस रुख कर रही हूँ आपसे कुछ देर में। लेकिन इसी बीच बाबा सिद्दीकी की इस हत्या मामले पर अधिवक्ता उज्जवल निकम का क्या कुछ कहना है वो भी एक बार सुना देते, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ये एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। बाबा सिद्दीकी की हत्या ये बहुत दुखद घटना है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी एक राजकीय नेता नहीं थे, लेकिन हर कोई कम्युनिटी को अपने साथ लेके चलते थे। जिस प्रकार पुलिस के जो इन्वेस्टिगेशन में कुछ प्राथमिक तथ्य आए हैं, उस तथ्य के आधार पर एक बात साबित होती है कि एक बड़ी साजिश से उनकी हत्या की गई है। इस हत्या के पहले कुछ चंद दिन उनको धमकियां दी गई थी। अभी इन धमकियों और इससे कोई ताल्लुकात है क्या, ये इन्वेस्टिगेशन का मामला होगा। लेकिन अगर मामला उनमें कुछ संगीन तार जुड़ी हुई है तो इसका मतलब साफ है कि जिन्होंने धमकियां दी और बरहुकुम एक अपनी सुप्रीमेसी दिखाना चाहते हैं। ये साजिश 3 लोगों तक है क्या, साजिश करता और कोई है। तो उज्जवल निकम को आप सुन रहे, जिन्होंने सीधे तौर पर कहा कि मुंबई की क्राइम ब्रांच जो है वो इस पूरे मामले से पर्दा जरूर उठाए, क्योंकि जांच अभी की जा रही है। शिशिर भी हमारे साथ लगातार बने हुए। शिशिर, लगातार प्रतिक्रिया हमें देखने को मिल रही है, लेकिन अगर हम बाबा सिद्दीकी की बात करें तो सियासत के साथ साथ कहीं ना कहीं बॉलीवुड पर भी उनकी अच्छी खासी पकड़ हमें देखने को मिलती है। क्या नजर आता है कि आखिर उनकी हत्या के पीछे क्या साजिश रही होगी, क्या मकसद रहा होगा? बिल्कुल, देखिए हमने कुछ ही मिनटों पहले इस वक्त अगर देखा जाए तो जो सीनियर एडवोकेट है, सीजन लॉयर है, उनका बयान सुना। उन्होंने किस प्रकार से कहा जी पीछे जहीबार से अगर देखा जाए तो जानते होंगे कि इस प्रकार से जो वारदात गैंगवार होती है तो उसके पीछे अगर देखा जाए तो ने पहले कहा कि क्या ये पर्सनल रीजन था या प्रोफेशनल रीजन था जी। ये सबसे महत्वपूर्ण बात। लेकिन अगर इस प्रकार से कोई गैंग अगर इस प्रकार से कोई वारदात करती है तो उसके पीछे के कारण कई सारे हो सकते हैं। तो ऐसे में पुलिस के लिए जांच का सबसे महत्वपूर्ण विषय है कि जब वो जांच करेगी तो क्या इसके पीछे कोई और जी पुलिस का ये भी जो है इन्वेस्टिगेशन के द्वारा जो है आगे लाया जा सके। दूसरी महत्वपूर्ण आपने ये भी कहा कि बॉलीवुड के साथ काफ़ी अच्छे कनेक्ट थे। तो बाबा सिद्दीकी की पर हमला करने के बाद हालांकि क्या मैसेज है ये जो को डिकोड होना चाहिए, जो पुलिस इस वक्त करना चाहेगी, इस पर भी ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, जो कि पुलिस अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान ज़रूर करेगी। ठीक है, चलिए फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया शिशिर, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। आप लगातार इस खबर पर अपनी नज़र बनाए रखिएगा और बाबा सिद्दीकी की इस हत्या से जुड़े हुए एक एक अपडेट आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। लेकिन इसी के साथ बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और अन्य खबरों का भी रुख कर लेते हैं, जहां उत्तर प्रदेश विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के मद्देनजर आज नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की अहम बैठक होगी। इस बैठक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, साथ ही प्रदेश संगठन महामंत्री धर्मपाल मौजूद रहेंगे। फिलहाल 10 सीटों के लिए 30 से अधिक उम्मीदवारों के नाम पार्टी ने तय कर लिए हैं और हर सीट पर 3-3 उम्मीदवारों के नाम कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री आवास पर लखनऊ में कोर कमेटी की बैठक में तय किए गए थे। इन सभी नामों को लेकर इस बैठक में चर्चा होगी।
साथ ही आपको बता दें कि जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं उनमें 2022 के विधानसभा चुनाव में 5 सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती थी, भारतीय जनता पार्टी ने 3 सीटें जीती थी और 1 सीट एलएलडी और 1 सीट निषाद पार्टी के खाते में आई थी। और इन 10 सीटों पर अब उपचुनाव होना है। हालांकि अभी तक चुनाव आयोग की तरफ से इन उपचुनाव के लिए तारीखों की घोषणा नहीं की गई है। वहीं साथ ही ग्राफिक्स के जरिए एक नजर डाल लेते हैं कि आखिर किन किन सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इन सीटों में अगर देखा जाए तो खैर, मीरापुर, फूलपुर, मंझवा, सीसामऊ 5 सीटें तो ये हैं जिन पर उपचुनाव होना है। और इन 10 सीटों में से 5 सीटें समाजवादी पार्टी के पास में थी, जिसमें करहल, मिल्कीपुर, कटहरी, कुंदर की और सीसामऊ, ये वो 5 सीटें हैं जो 2022 में समाजवादी पार्टी जिन पर जीती थी। इसके अलावा 3 सीटें गाजियाबाद, खैर और फूलपुर, ये 3 सीटें वो जिन पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना परचम लहराया था 2022 के विधानसभा चुनाव में। और निषाद पार्टी के पास में 1 सीट आई थी, मंझवा सीट, और इसके साथ ही आरएलडी के खाते में भी 1 सीट गई थी, मीरापुर सीट। तो ऐसे कुल मिलाकर ये 10 सीटें हैं और इन 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो समाजवादी पार्टी ने 10 में से 6 सीटों पर अपने प्रत्याशी भी घोषित कर दिए हैं, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त हमलावर भी है और परिवारवाद का आरोप भी भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के ऊपर लगा रही है। करहल, सीसामऊ, फूलपुर, मिल्कीपुर, कटहरी और मंझवा, इन 6 सीटों पर समाजवादी पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतार दिए हैं। साथ ही समाजवादी पार्टी ने राजनीतिक परिवारों के 4 प्रत्याशियों को टिकट दिया है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी इस वक्त लगातार हमलावर है और परिवारवाद का आरोप लगा रही है। तो उत्तर प्रदेश के अंदर इन 10 सीटों को लेकर के उपचुनाव होना है और इन 10 सीटों पर ताजा अपडेट ले लेते हैं। हमारे साथ में हमारे सहयोगी विकास सिंह इस वक्त जुड़ रहे हैं लखनऊ से ताजा अपडेट के साथ। विकास, जिस तरीके से अगर देखें तो दिल्ली में तो अहम बैठक हो ही रही है भारतीय जनता पार्टी की कि आखिर इन 10 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान जहां तक है उम्मीद की जा रही जल्दी ही कर लिया जाएगा इस बैठक के बाद में। और इस बैठक में काफी अगर देखा जाए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इसमें मौजूद रहेंगे, अमित शाह इसमें रहेंगे, जेपी नड्डा इसमें रहेंगे और इसी बैठक में ये बात साफ हो जाएगी कि इन 10 सीटों पर कौन से 10 उम्मीदवार होंगे। जी बिल्कुल, पार्टी की रणनीति के लिए आज आला कमान के साथ बैठक होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे, साथ साथ दोनों उप मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन प्रभारी मंत्री रहेंगे। निश्चित रूप से ये वही 5 लोग हैं जिन्होंने प्रभार लिया था इन 5 सीटों 10 सीटों के लिए, जिनमें 2-2 सीटें सभी ने ली थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2 सीट ली थी, दोनों उप मुख्यमंत्रियों को 2-2 सीटें दी गई थी, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री को भी सीटें दी गई थी। तो इन लोगों ने जाकर जमीन पर हकीकत जानी, कार्यकर्ताओं से मन टटोला, लोगों का कार्यकर्ताओं के साथ लंबी बैठक की है और उसके बाद वहां पर जो इनपुट आया है उस इनपुट के साथ अब आला कमान के साथ बैठक होगी। वहां पर विचार विमर्श किया जाएगा कि किस तरीके से इन सीटों पर रणनीति बनाई जाए ताकि इन सीटों पर विजय प्राप्त की जाए। चूंकि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले ये 10 सीटें अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, सत्ता का सेमीफाइनल कहा जा रहा है इसे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इन सभी 10 की 10 सीटों पर प्रभारी मंत्री नियुक्त कर रखे हैं। 2-2 प्रभारी मंत्री यहां पर हैं जो वहां पर जाकर हकीकत जान रहे हैं, रात्रि रुक रहे हैं, वहां पर कार्यकर्ताओं के साथ लगातार बैठक की है उन्होंने। उसके बाद उनका जो इनपुट है और ये लोग स्वयं, ये 5 लोग स्वयं वहां पर गए हैं और एक-एक कार्यकर्ताओं से, पदाधिकारियों से और आम कार्यकर्ताओं से भी इन्होंने मुलाकात की है। तो निश्चित रूप से इन सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा की बात है। चूंकि समाजवादी पार्टी ने 6 अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। आनंद फानंद में उन्होंने भी घोषित किया था। जब हरियाणा में कांग्रेस की चुनाव में हार हो जाती है तो वो एक बार से फिर से जो कांग्रेस दावा कर रही थी उनको दरकिनार करते हुए स्वयं ही 6 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर देते हैं, जबकि फूलपुर और मंझवा सीट पर कांग्रेस अपनी दावेदारी कर रही थी। आगे की उनका गठबंधन किस तरीके से रहेगा वो देखने को मिलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी प्रकार से कोई चूक नहीं होने देना चाहती इन चुनाव को लेकर, क्योंकि लगातार मुख्यमंत्री गंभीर हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार एक बात कहते जा रहे हैं कि हमें एक रहना है, बंटना नहीं है। समाज से भी, कार्यकर्ताओं से भी अगर बंट जाओगे तो निश्चित रूप से नुकसान हो जाएगा। एक साथ रहना है। एक उदाहरण भी वो देते हैं कि जब हम बटे हैं तब हमारे देश को, हमारे समाज को नुकसान हुआ है। इसलिए लगातार एक रह के हमें काम करना है। अगर कोई पार्टी का कार्यकर्ता किसी बात को लेकर
कभी कोई नाराजगी रही होगी, किसी बात से असंतुष्ट है, तो वो असंतुष्ट ना रहे, आके बताए, आकर अपनी बात बताए। और हमें एक रहकर चुनाव लड़ना है और जीतना है। जीत हासिल करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रणनीति है, ऊपर से केंद्रीय नेतृत्व का मार्गदर्शन है और कार्यकर्ताओं को एक कर चुनाव लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी कमर कस चुकी है। और आज जो बैठक हो रही है उसमें आला कमान के साथ विचार विमर्श किया जाएगा और आगे की रणनीति तय की जाएगी। पार्टी के प्रत्याशियों के नाम कौन होंगे, इस पर भी विचार विमर्श हो सकता है। ठीक है विकास, ये तो बात रही भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की तो 10 में से 6 सीटों पर अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर चुकी है। लेकिन ऐलान करते ही कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हमलावर हो गई है। परिवारवाद का आरोप लगाया जा रहा है क्योंकि जिन 6 लोगों के नाम ऐलान उम्मीदवार के तौर पर घोषित किए गए हैं, उन 6 में से 4 जो है वो राजनीतिक पार्टियों से, राजनीतिक परिवारों से इस वक्त ताल्लुक रखते हैं। बिल्कुल, ये उन्हीं परिवारों से ताल्लुक रखते हैं जो लगातार वहां बने आ रहे हैं। आमतौर पर ये कहा भी जाता है कि भारतीय जनता पार्टी में एक आम कार्यकर्ता भी बहुत उच्च पद तक जा सकता है, सर्वोच्च पद तक जा सकता है। लेकिन समाजवादी पार्टी में अगर कोई कह दे कि कोई सर्वोच्च पद पा लेगा, ये नामुमकिन होता है। वैसा ही इनकी लिस्ट में दिखा कि करहल जो अखिलेश यादव ने सीट छोड़ी थी, उन्हीं के परिवार के तेज प्रताप यादव को मिल गई। वही सीसामऊ से इरफान सोलंकी की पत्नी को मिल रही है, तो कटहरी से लालजी वर्मा की पत्नी को, तो मिल्कीपुर से अवधेश प्रसाद जो वहां के सांसद है, उनके बेटे को ही टिकट दिया जा रहा है, जो वहां से इससे पहले विधायक रहे हैं अवधेश प्रसाद। तो निश्चित रूप से परिवारवाद की झलक लगातार समाजवादी पार्टी में दिखती है और समाजवादी पार्टी इसी के लिए खासतौर से पहचानी जाती है। आमतौर पर उनके यहाँ कोई कार्यकर्ता नहीं कर सकता है कि वह राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है, वो सर्वोच्च पद पे जा सकता है। समाजवादी पार्टी में उनका कार्यकर्ता ये कल्पना भी नहीं कर सकता है। भारतीय जनता पार्टी तो ये आरोप लगाती है, लोग इससे जानते भी जानते हैं किस तरीके से है। निश्चित रूप से उन्होंने जो रणनीति बनाई है, क्योंकि समाजवादी पार्टी खासतौर से जो उनकी रणनीति होती है जिसका कि भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है कि बांट कर जीतना, तो समाजवादी पार्टी एक विशेष उनकी रणनीति है। भारतीय जनता पार्टी की अपनी रणनीति है, वो एक साथ जोड़ के करना चाहते हैं। वो समाज में बिखराव कर वोट का बिखराव करके जीतना चाहते हैं। ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में चीजें देखने को मिलती हैं। अपनी अपनी रणनीति होती है, उसके अनुसार समाजवादी पार्टी बांट के जातियों का वोट लेती है और भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कभी वोट बटे ना। चलिए ठीक है, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विकास, आप लगातार इस बैठक पर अपनी नजर बनाए रखिएगा। आगे भी आपसे ताज़ा अपडेट हम लेते रहेंगे और खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज़ पर यूं ही लगातार जारी है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज़। अब आया असली स्वाद, अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं, अन्य खबरों का रुख कर लेते हैं, जहां कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में 2 महीने पहले महिला डॉक्टर के दुष्कर्म और उसकी हत्या की घटना को लेकर आमरण अनशन कर रहे एक और जूनियर डॉक्टर की शनिवार शाम को तबीयत बिगड़ जाने के बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। उत्तर बंगाल मेडिकल महाविद्यालय एवं अस्पताल के जूनियर डॉक्टर अनुस्तुप मुखर्जी आमरण अनशन पर बैठे लोगों में शामिल हैं और वो ऐसे तीसरे डॉक्टर हैं जिन्हें तबीयत खराब होने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने सरकार से उनकी मांगों पर विचार करने का आग्रह किया और कहा कि राज्य सरकार अनशनकारी डॉक्टरों की हालत बिगड़ने के लिए जिम्मेदार है। इससे पहले दिन में उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल की जूनियर डॉक्टर आलोक वर्मा को भी तबीयत बिगड़ने पर अस्पताल में भर्ती कराया गया। करीब 3 दिन पहले अनिकेत महतो को आरजीकर अस्पताल के ICU में भर्ती कराया गया था। दरअसल आपको बता दें कि जूनियर डॉक्टरों ने 5 अक्टूबर को मध्य कोलकाता के एस्प्लेनेड क्षेत्र में अपना आमरण अनशन शुरू किया था और तब से ये अनशन लगातार जारी है। और अभी तक अगर देखा जाए तो ये अनशन कर रहे 3 डॉक्टर्स की तबीयत अभी तक खराब हो चुकी है और तबीयत खराब होने के बाद में उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आमरण अनशन कर रहे जूनियर डॉक्टर अनुस्तुप मुखर्जी की तबीयत बिगड़ने को लेकर दिल्ली एम्स RDA के उपाध्यक्ष डॉक्टर सुवर्णकर दत्त ने चिंता जाहिर की है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर उन्होंने एक पोस्ट की जिसमें उन्होंने लिखा कि अनुस्तुप मुखर्जी की बेहतरी के लिए दुआ करें। कोलकाता के आरजीकर अस्पताल में हुए रेप और मर्डर मामले में न्याय की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टर आमरण अनशन पर बैठे हैं, लेकिन अब एक एक कर उनकी सेहत खराब हो रही है। तो 5 तारीख से ये अनशन किया जा रहा है और लगातार तबीयत बिगड़ती हुई नजर आ रही है। अभी तक 3 डॉक्टरों की तबीयत बिगड़ चुकी है आमरण अनशन की वजह से।
और इसी पर ताज़ा अपडेट लेते हैं। हमारे साथ में प्रसन्नजीत बख्शी इस वक्त जुड़ रहे हैं कोलकाता से। प्रसन्नजीत, अगर देखा जाए तो 5 तारीख से ये अनशन शुरू हुआ था, लेकिन अगर इस पूरे मामले को अगर हम देखें शुरुआत से लेकर अभी तक में, तो राज्य सरकार की तरफ से बिल्कुल ही लापरवाही कहीं ना कहीं नजर आ रही है। ना उन्हें बिल्कुल भी स्वास्थ्य की किसी की चिंता है, ना उन्हें कानून व्यवस्था की चिंता है। देखिए, प्रदेश सरकार की तरफ से स्थिति ऐसा बना के रखा गया है जैसे कि ये जो डॉक्टर आमरण अनशन पर है, इनका कुछ भी हो जाए सरकार को उससे कुछ लेना देना नहीं है जी। क्योंकि सरकार की तरफ से जो सफाई बार बार दिया जा रहा है कि हम काम कर रहा है, आपकी सुरक्षा के लिए काम कर रहा है, हम इतने सारे लेबोरेटरी बना रहा है, हम इतने सारे डॉक्टर रेस्ट रूम बना रहा है, ये जो कागजी आश्वासन दिया जा रहा है ये सारे कागजी आश्वासन है। हकीकत में कुछ हो भी नहीं रहा है। वैसे प्रदेश सरकार छुट्टी पर है। आपको पता है कि दुर्गा पूजा की समय पे ममता बनर्जी सरकार छुट्टी को बढ़ा के 7 दिन से बढ़ाते बढ़ाते 16, 17, 18 दिन कर दिए हैं। तो ये अभी कोई काम नहीं हो रहा है किसी जगह पे। कोई ये जो सुरक्षा की मांग है, मैं जैसे बार बार कह रहा हूं कि अभया के लिए जो नए विचार है वो सीबीआई और अदालत के सामने है, उसका तहकीकात जारी है। लेकिन बाकी और अभया ना हो इसके लिए डॉक्टर की जो पिछले 2 महीनों से जो लड़ाई है, समाज का जो लड़ाई है, उस लड़ाई की बारे में सरकार की रवैया ऐसा है कि आप कुछ भी कर लो, हमें कुछ लेना देना नहीं है। हम 15 तारीख मंगलवार को दुर्गा पूजा का कार्निवल भी निकालेंगे। तो स्थिति ऐसा बन गया है कि एक टकराव का स्थिति एक तरफ, दूसरी तरफ जो डॉक्टर आमरण अनशन में है उसका उन लोगों की तबीयत के बारे में, और ऐसा डॉक्टर की तरफ से बताया गया है कि ऐसा सोचना नहीं है सरकार को कि ये जो 10-11 डॉक्टर अनशन पे बैठे हुए थे यही खत्म है, इनको अगर अस्पताल लिया जाएगा तो वहां पे कोई दूसरा डॉक्टर आके बैठ जाएंगे। तो ये सिलसिला चलता रहेगा और माने ऊपर वाला ना करे कि इनका तबीयत और ज्यादा बिगड़ जाए तो ये स्थिति हाथ से निकल जाएगा। वैसे ही आपको पता है कि कल सोमवार सुबह 6 बजे से मंगलवार या बुधवार 6 बजे तक, मतलब 48 घंटा पूरे देश की जो चिकित्सा परिसेवा है वो करीब करीब बंद ही रहेगा। तो इसके बाद क्या स्थिति, और अब ये हमको सुनने में आ रहा है कि जो प्राइवेट चेंबर्स है वो चेंबर्स भी कल सुबह 6 बजे से बंद रखेंगे पूरे देश में डॉक्टर। तो ये शायद ममता बनर्जी को समझ में नहीं आ रहा है कि ये स्थिति किस दिशा पे जाने की स्थिति में है, और अगर ऐसा हो जाए तो पूरे की पूरे जिम्मेदारी ममता सरकार को लेना पड़ेगा। जी, इस पूरे मामले को लेकर अगर देखा जाए तो जिस तरीके से 3 जूनियर डॉक्टर्स की तबीयत खराब हुई है, क्या इस पर किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया ममता बनर्जी की तरफ से सामने आई? क्योंकि डॉक्टर्स की तबीयत भी खराब हो रही है, साथ ही इसका असर जो है व्यापक रूप पर पूरे देश पर हमें पड़ता हुआ नजर आएगा। पूरे देश में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं उन पर इसका असर होगा। नहीं, ममता सरकार की तरफ से एक सफाई, अजीब सा सफाई कल दिया गया है जी। आप जानते हैं कि बंगाल में कई सारे मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में कई सारे प्राइवेट जो निजी अस्पताल है वहां से डॉक्टर मास रेजिग्नेशन दे रहे हैं। तो इसमें कल सरकार की तरफ से एक सफाई दिया गया कि मास रेजिग्नेशन कोई रेजिग्नेशन नहीं है। तो फिर डॉक्टर की तरफ से बताया गया कि हम इतना बेवकूफ नहीं है कि मास रेजिग्नेशन किसको कहते हैं और प्रॉपर रेजिग्नेशन किसको कहते हैं। इस सफाई देने के लिए सरकार की किसी अफसर को नहीं चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। डॉक्टर का कहना है कि हम डेमोक्रेटिकली गणतांत्रिक उपाय में जितने सारे दबाव आपके ऊपर डालना चाहते थे, डालना संभव है, उतनी जो डेमोक्रेटिक दबाव है वो डाल रहे हैं। और सरकार ने, डॉक्टर ने ये भी याद दिला दिया है सरकार को कि आपकी इस थ्रेट कल्चर के कारण पिछले कई सालों में करीब 600 डॉक्टर सरकारी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से बाकायदा इस्तीफा दे के बैठे हुए हैं, जो इस्तीफा सरकार ने स्वीकार नहीं किए, क्योंकि ये इस्तीफा सेटलमेंट करने के लिए जितना पैसा चाहिए सरकार के पास उतना पैसा नहीं है। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि सरकार की जो इंसेंसिटिविटी है और सरकार की जो सोच है कि हम सब जानते हैं बाकी सब बेवकूफ है, इस जगह पे पहुंच गया है कि आज शाम को क्या होगा, दोपहर को क्या होगा, हमें कुछ पता नहीं। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं पूरी तरीके से लापरवाही इस वक्त राज्य सरकार की देखने को मिल रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए प्रसन्नजीत।
और इसी के साथ बुलेटिन में वक्त एक और छोटे से ब्रेक का। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीडी न्यूज। आपके घर के खाने में रेस्टोरेंट जैसा स्वाद ले आए MDH का शाही पनीर मसाला। पनीर को क्या मस्त बना डाला। बेटियां घर की रौनक हैं। बेटियां घर संवारती हैं। बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं। बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां शनिवार को विजयादशमी के अवसर पर सरसंघचालक मोहन भागवत ने नागपुर में आयोजित एक कार्यक्रम में कई विषयों पर अपनी बात रखी। उन्होंने जहां देश विरोधी शक्तियों पर सीधा निशाना साधा, तो वहीं देश के भीतर हो रही घटनाओं पर भी चिंता व्यक्त की है। आइए आपको दिखाते हैं उनके संबोधन की क्या कुछ बड़ी बातें हैं और किन किन बातों का जिक्र वो करते हुए नजर आए। सबसे पहले उन्होंने कहा कि संस्कृति और धर्म संरक्षण में संघ की अहम भूमिका है। उन्होंने कहा कि संगठित रहें और सुरक्षित रहें। हिंदू समाज को संगठित और बलशाली होने की जरूरत है। ये कई सारी बातें उनकी तरफ से कही गई हैं। विजयादशमी का ये अवसर था और साथ ही उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार की परंपरा फिर से दोहराई गई। दरअसल हाल ही में बांग्लादेश में जिस तरीके की जो घटनाएं सामने आई हैं उसको लेकर उनका ये बयान रहा। उन्होंने कहा कि दुर्बल और असंगठित रहना अपराध है। संगठित रहें और सुरक्षित रहें। इसके साथ ही उन्होंने अपने संबोधन में पश्चिम बंगाल का भी जिक्र किया। आरजीकर घटना समाज को शर्मसार करने वाली है, इसका जिक्र करते हुए वो नजर आए। और साथ ही उन्होंने कहा कि आरजीकर की जो घटना है वो अपराध और राजनीति के मिलाप के कारण हुई है। तो पश्चिम बंगाल सरकार पर भी हमलावर हुए हैं। इस वक्त चिकित्सक बंधुओं के साथ सारा समाज है, क्योंकि जिस तरीके से जूनियर डॉक्टर वहां पर लगातार आमरण अनशन कर रहे हैं, उस पर उन्होंने कहा कि उनके साथ में सारा समाज है। देश में टकराव उत्पन्न करने का प्रयास चल रहा है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। तो मोहन भागवत ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए तमाम बातें कही। साथ ही उन्होंने कहा कि देश की छवि को खराब करने की कोशिश हो रही है। जो कुछ लोग हैं वो देश की छवि को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। बिना कारण कट्टरपन की घटनाओं में वृद्धि हुई है। तो एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कई सारे बिंदुओं का जिक्र मोहन भागवत करते हुए नजर आए। साथ ही अवैध घुसपैठ को लेकर भी उन्होंने कहा कि अवैध घुसपैठ जो लगातार हो रही है वो गंभीर चिंता का कहीं ना कहीं विषय है। इसके अलावा OTT प्लेटफॉर्म का जिक्र उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि OTT प्लेटफॉर्म का कंटेंट हमारी संस्कृति के अनुरूप नहीं है। इन दिनों OTT प्लेटफॉर्म पर जिस प्रकार का कंटेंट सामने आ रहा है उसको लेकर उन्होंने अपनी ये बात रखी, अपने विचार रखे। युवाओं को बर्बाद कर रहा है विकृत प्रचार और नशीले पदार्थ। साथ ही इसके साथ मोहन भागवत ने अपने संबोधन में कहा कि देश को भगवान बिरसा मुंडा जैसे व्यक्तित्व की आवश्यकता है, जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि दुनिया में भारत की साख और प्रतिष्ठा बढ़ी है। पिछले कुछ सालों में जिस तरीके से पूरे विश्व में भारत अपना डंका बजा रहा है उसका जिक्र करते हुए मोहन भागवत नजर आए। उन्होंने कहा कि पर्यावरण के प्रति भी हमारी सोच को पूरा विश्व इस वक्त अपना रहा है। जो हमारी सोच है, वृक्षारोपण और एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो ये तमाम बातें मोहन भागवत की तरफ से कही गई एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए। इसके साथ ही खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति पर सरसंघचालक मोहन भागवत के बयान पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया की निंदा की है। सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस की प्रतिक्रिया को भेदभाव का उदाहरण बताया है। क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। बांग्लादेश के हिंदुओं के बारे में जो भाव व्यक्त किया है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, अगर आपकी बात यह सच है कि बांग्लादेशी हिंदुओं के बारे में कोई कंसर्न नहीं रखना चाहिए, या मोहन भागवत जी ने या मोदी जी ने जो कंसर्न व्यक्त किया वो गलत था, तो क्या 2003 में नेता प्रतिपक्ष के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जब तत्कालीन गृह मंत्री आडवाणी जी से बांग्लादेशी हिंदुओं के अधिकारों की रक्षा और उनको भारत में नागरिकता देने की बात कही थी, वो गलत थे क्या? आपकी असम की सरकार, तरुण गोगोई की सरकार ने अप्रैल 2014 में और कांग्रेस की असम यूनिट ने जो प्रस्ताव पारित किया है वो गलत था क्या? और मैं फिर कहना चाहता हूं, ये वो लोग हैं जो आपके पाप की वजह से कष्ट झेल रहे हैं।
क्योंकि बांग्लादेश के हिंदू और बौद्ध विभाजन नहीं चाहते थे। इसके साथ ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर भी जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और ओवैसी दोनों में ही जिन्ना की आत्मा है। पवन खेड़ा जी ने जो बोला है पूरे देश को बहुत गंभीरता से समझना चाहिए। उन्होंने एक प्रकार से जय फिलिस्तीन नारे की वकालत कर दी है। इससे बहुत साफ हो गया कि कांग्रेस और ओवैसी दोनों का मन एक है, दोनों में आत्मा जिन्ना की ही है। और ये मैं क्यों कह रहा हूं, उन्होंने अगर ओवैसी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे जय फिलिस्तीन बोला है तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी का फिलिस्तीन को लेकर प्रस्ताव है। हमास के हमले के बाद यह महत्वपूर्ण बात है, प्रियंका गांधी जी और राहुल गांधी जी के ट्वीट अवेलेबल है। मैं पूछना चाहता हूं क्यों आपने किया और हमास के हमले के बाद ही क्यों किया। कांग्रेस की मानसिकता यह है कि एक वर्ग को तो हमास और हिजबुल्लाह तक भी जोड़े रखने में गुरेज नहीं है, जय फिलिस्तीन बोलते रहो। दूसरे से कहो बांग्लादेश में क्या हो रहा छोड़ो, कश्मीर में क्या हो रहा था वो भी छोड़ दो। यानी एक को तोड़ के रखो, दूसरे को जोड़ के रखो। और डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी। इस बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। बेटियां घर की रौनक हैं, बेटियां घर संवारती हैं, बेटियां पीढ़ियां सजाती हैं, बेटियां घर की बुनियाद कहलाती हैं। बेटियों को सलाम करता है मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साल 2021 में आज ही के दिन पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ किया था। और इसका मकसद देश में अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर सड़क, रेल, जल और वायु मार्गों का निर्माण कर लॉजिस्टिक दक्षता में वृद्धि करना, वस्तुओं, सेवाओं और यात्रियों की निर्बाध आवाजाही के अंतराल को कम करना है। इसके तहत 16 मंत्रालयों को एक ही पोर्टल के माध्यम से एक ही मंच पर लाया गया ताकि सभी अवरोधों को दूर करते हुए योजनाओं में क्रियान्वयन में गति लाई जा सके। आइए आपको दिखाते हैं इसी पर आधारित हमारी ये खास रिपोर्ट। 13 अक्टूबर 2021 प्रधानमंत्री ने पीएम गतिशक्ति मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी के लिए राष्ट्रीय मास्टर प्लान का शुभारंभ किया। यह कनेक्टिविटी परियोजना की एकीकृत योजना और समन्वित कार्यान्वयन के लिए रेलवे और रोडवेज सहित 16 मंत्रालयों को एक साथ लाने के लिए एक डिजिटल मंच है। इसके जरिए न सिर्फ परियोजनाओं को तय समय सीमा में पूरा करने का वर्क कल्चर विकसित हुआ, बल्कि आज समय से पहले प्रोजेक्ट के पूरा होने का प्रयास हो रहा है। तेज रफ्तार से बढ़ते देश में रोड नेटवर्क पर तेजी से काम हो रहा है। अब हाईवे नहीं बल्कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, अहमदाबाद धुलेरा, बेंगलोर चेन्नई, दिल्ली अमृतसर कटरा, कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे जैसे कई एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। एक केंद्रीकृत पोर्टल के साथ विभिन्न मंत्रालयों और विभागों को एक दूसरे की गतिविधियों की जानकारी सरल हुई है, जिससे व्यापक तरीके से परियोजनाओं की योजना बनाने और उन्हें क्रियान्वित करने के दौरान महत्वपूर्ण डेटा उपलब्ध हुआ है। सभी मंत्रालय और विभागों को अब GIS प्लेटफॉर्म के माध्यम से क्रॉस सेक्टरल परियोजनाओं की प्रगति की मॉनिटरिंग आसान हुई है। पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत भारतीय रेलवे ने विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए लगभग 50,000 किलोमीटर लंबाई से अधिक का सर्वेक्षण किया है, जिसका उद्देश्य लॉजिस्टिक दक्षता में वृद्धि करना और लोगों, वस्तुओं, सेवाओं की निर्बाध आवाजाही के लिए अंतराल को कम करना है। अप्रैल 2024 तक भारतीय रेल में कुल 44,488 किलोमीटर लंबाई की 488 रेल इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं, जिनकी लागत लगभग 7.44 लाख करोड़ रुपए है, योजना अनुमोदन या निर्माण चरण में है, जिनमें से 12,045 किलोमीटर लंबाई चालू हो चुकी है और मार्च 2024 तक लगभग 2.92 लाख करोड़ रुपए का व्यय हो चुका है। वहीं जलमार्ग की दिशा में जलमार्ग मंत्रालय ने अगले 5 वर्षों में MOPSWs ने कैरेक्टर हैंडलिंग को प्रभावशाली 40 मिलियन TEUs तक पहुंचाने का अनुमान लगाया है, जिससे देश भर में रोजगार के 20 लाख अवसर पैदा होंगे। नए हवाई अड्डों के निर्माण ने एयर कनेक्टिविटी को विस्तार दिया है। देश में परिचालित हवाई अड्डों की संख्या 2014 में 74 से दोगुनी होकर 2024 में 157 हो गई है।
गति शक्ति के इस महाअभियान के केंद्र में भारत के लोग, भारत का उद्योग, भारत का व्यापार जगत, भारत के विनिर्माता, भारत के किसान है। इसके परिणाम स्वरूप आज देश के विकास की रफ्तार के साथ ही रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। चंद्रशेखर, डीडी न्यूज। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां आपको बता दें कि गति शक्ति योजना के 3 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया है। और इस पोस्ट में प्रधानमंत्री ने लिखा कि पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान भारत के बुनियादी ढांचे में क्रांति लाने के उद्देश्य से एक परिवर्तनकारी पहल के रूप में उभरा है। इसने मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी को काफी हद तक बढ़ाया है, जिससे विभिन्न क्षेत्रों में तेज और अधिक कुशल विकास को भी बढ़ावा मिला है। विभिन्न हितधारकों के निर्बाध एकीकरण से लॉजिस्टिक को भी बढ़ावा मिला है, देरी कम हुई है और कई लोगों के लिए नए अवसर भी पैदा हुए हैं। इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके बाद एक और पोस्ट की और इस पोस्ट में उन्होंने लिखा कि धन्यवाद गति शक्ति, आपकी बदौलत भारत विकसित भारत के अपने सपने को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। इससे प्रगति, उद्यमशीलता और नवाचार को बढ़ावा मिलेगा। और चलिए इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां जम्मू के आरएसपुरा के सुचेतगढ़ गांव के 0 लाइन पर स्थित रघुनाथ मंदिर में भगवान राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण की मूर्तियां स्थापित की गई हैं। इसी मंदिर प्रांगण में भगवान हनुमान की भी बेहद दुर्लभ प्रतिमा है। 1837 में महाराजा गुलाब सिंह के द्वारा सरहद पर बनाया गया रघुनाथ मंदिर अपने आप में इतिहास को समेटे हुए है। डीडी न्यूज की टीम ने भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर स्थित रघुनाथ मंदिर का जायजा लिया। इस रिपोर्ट के माध्यम से आपको दिखाते हैं। मैं इस समय जम्मू के आरएसपुरा सेक्टर के सुचेतगढ़ में हूँ। 1837 का बना हुआ रघुनाथ टेम्पल है। ये वही प्राचीन टेम्पल है जहाँ पर भगवान राम रघुनाथ जी के रूप में विराजमान है। साथ में भगवान लक्ष्मण और माता सीता जी भी विराजमान हैं। इस मंदिर की कई विशेषताएं हैं। 1971 के युद्ध के दौरान जिस वक्त युद्ध चल रहा था, उस वक्त पाकिस्तान की तरफ से 2 गोले मंदिर की गुंबद पर गिरते हैं और गिरने के बाद वो दोनों जो बम के गोले हैं वो मंदिर में नीचे गिरते हैं, लेकिन वो गोले फटते नहीं हैं। बीएसएफ का ये लास्ट पॉइंट है और जस्ट यहाँ से पीछे 500 मीटर पे पाकिस्तान का फेंसिंग लाइन है। पुजारी जी, कितना प्राचीन मंदिर है और इसकी क्या खासियत है? भगवान जी के जो विग्रह हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं? बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपित भाम भागम पाणो महासायक चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम लोकाविरामम रणरंगधीरम राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय। देखिए, बीच में राम जी हैं, लक्ष्मण जी सीता माता, राम जी रघुनाथ जी हैं। ये 200 साल प्राचीन मंदिर है, महाराजा गुलाब सिंह जी के समय का, जो जम्मू कश्मीर के पहले महाराजा थे। जी उसी टाइम की चित्रकारी पेंटिंग है 1837 की। वो जो छत फटा हुआ है, 1971 में जब हिंदुस्तान पाकिस्तान का जंग हुआ तो पाकिस्तान की तरफ से बड़ी फायरिंग हुई। 2 बम गिरे थे छत फाड़ के नीचे, जो फटे नहीं थे। ईंट का टुकड़ा गिरा था जिससे लक्ष्मण जी की मूर्ति खंडित हो गई थी। ये तीनों मूर्तियाँ जल प्रवाहित करके तीनों मूर्तियाँ नहीं लगी हैं। बाहर जो हनुमान जी की मूर्ति है वो उसी टाइम की मूर्ति है। ऐसी मूर्ति बड़ी कम दिखाई देगी जिनके पैरों के नीचे लंकनी की मूर्ति है, जो लंका की पहरेदार है। तो प्राचीन मंदिर ये है रघुनाथ जी। ऐसा माना जाता है कि भगवान रघुनाथ जो है बॉर्डर पे हैं, इसलिए किसी तरह की कोई चिंता करने की बात। हाँ, सही बात है, कोई ज़रूरत नहीं है। राम जी साक्षात बैठे हुए हैं यहाँ पे, भक्तों की भी रक्षा करते हैं। और जो हमारे जहाँ वीर खड़े हैं बॉर्डर के ऊपर, उनकी भी रक्षा यही करते हैं, रघुनाथ जी करते हैं। बड़ी कृपा है राम जी की यहाँ पे। बिल्कुल इंडिया पाकिस्तान के बॉर्डर पे बसा हुआ मंदिर सुचेतगढ़ जिले का ये वो प्राचीन मंदिर है जहाँ लोगों की बड़ी आस्था है। और लोग ये कहते हैं कि भगवान राम का जब तक आशीर्वाद है, किसी तरह की उनको किसी भी जीवन में न सिर्फ कष्ट है बल्कि
किसी भी तरह का बॉर्डर के दूसरे साइड से भी कोई खतरा नहीं है। आरएसपुरा के सुचेतगढ़ के जीरो लाइन से कैमरामैन संदीप कुमार के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, जम्मू। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की है। बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री मोदी को परिवर्तन का वाहक बताया। साथ ही कहा कि पीएम मोदी ने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई है। जॉनसन ने अपने नए संस्मरण में बड़ा खुलासा किया कि 1 दशक पहले जब वो लंदन में प्रधानमंत्री मोदी से मिले थे तो उन्होंने अलौकिक ऊर्जा को महसूस किया था। आपको बता दें कि हाल ही में बोरिस जॉनसन का जीवन संस्मरण अनलिश्ड प्रकाशित हुआ है। अपनी पुस्तक में उन्होंने एक पूरा अध्याय भारत ब्रिटेन संबंधों को समर्पित किया है और उस अध्याय में उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी मुलाकातों का भी जिक्र किया है। वहीं रतन टाटा की मृत्यु पर अब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी संवेदना प्रकट की है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें उन्होंने लिखा कि मेरे प्रिय मित्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मैं और इजराइल में बहुत से लोग रतन नवल टाटा के निधन पर शोक व्यक्त करते हैं। बेंजामिन नेतन्याहू ने लिखा कि रतन टाटा भारत के गौरवशाली पुत्र और हमारे दोनों देशों के बीच मित्रता के हिमायती थे। उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में पापाकुंशा एकादशी के अवसर पर आज गंगा आरती की गई। श्रद्धालु त्रिवेणी संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। हिंदू धर्म में आपको बता दें कि एकादशी व्रत का काफी महत्व है। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन पापाकुंशा एकादशी का व्रत और पूजन किया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु का पूजन करने का विधान है। पौराणिक मान्यता है कि इस दिन विधि पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। और खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज पर यूं ही लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। दौड़ में जब छूट जाए